पहले से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले से ही उस गलत डायरेक्शन में उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेगा और इसलिए उसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? अगर वो ट्राई भी करता है डिफरेंट कंसेप्ट से तो उसके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको गलत अप्रोच पता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? इसके बाद जो पहली कॉपी मैंने आपको बताई कि आपको थ्योरेटिकल कॉपी बनानी, दूसरी कॉपी न्यूमेरिकल कॉपी बनानी जिसमें सभी सोर्सेज से न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। एक बात और, अब जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका रीजन जानकर, उसका कारण जानकर आप उस गलत क्वेश्चन के साइड में जो भी आपको स्पेस मिलता है उस स्पेस में आप उसका रीजन लिखते कि ये क्वेश्चन आखिरकार किस कारण से गलत हुआ है। जो भी कारण कितने टाइप के हो सकते हैं। कंसेप्चुअल मिस्टेक, तो आप बिल्कुल लिखें कि कंसेप्चुअल मिस्टेक। अब किस टाइप की कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई, आपने किसी कंसेप्ट को अप्लाई करने में कैसी गलती की थी, उस गलती को आप उस कंसेप्ट को लिखते, उस गलत कंसेप्ट को लिखते। फिर आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर में से देखेंगे, सॉल्यूशन किसी टीचर से पूछेंगे और फाइनली आप उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो जहां पर आपने गलत अप्रोच लिखी है बिल्कुल उसी के नीचे आप सही अप्रोच, सही कंसेप्ट को जरूर लिखें, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने ये गलती की थी और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही अप्रोच है, सही डायरेक्शन है। तो आपको पता रहेगा कि गलत कंसेप्ट ये है, सही कंसेप्ट ये है, तो आप अपने सही कंसेप्ट के एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। राइट? तो इस तरीके से आपको अपनी जो सेकंड कॉपी है न्यूमेरिकल कॉपी उसको मेंटेन करना है, जिसमें स्टडी मटेरियल सॉल्व होने चाहिए, प्रॉपर्ली सॉल्व होने चाहिए, जिस सीक्वेंस में आपकी थ्योरी चल रही है उस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और इसके अलावा राइट और रॉन्ग कंसेप्ट आप उसमें जरूर लिखें। अब एक थर्ड कॉपी है, नेक्स्ट एक थर्ड कॉपी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एक फॉर्मूला नोटबुक अवश्य तैयार करें। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के, अगर आप फिजिक्स से केमिस्ट्री को कंपेयर करेंगे तो फिजिक्स में फॉर्मूलों की संख्या ज्यादा होती है, केमिस्ट्री में थोड़ी कम होती है, पर फिर भी होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। दोनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, दोनों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला नोटबुक तैयार करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका ऐसा कि जिसमें आपने एक फॉर्मूला लिखा, दूसरा फॉर्मूला लिखा, तीसरा फॉर्मूला लिखा, चौथा फॉर्मूला लिखा और आप बिल्कुल लाइन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते चले गए। और दूसरा तरीका, दूसरा तरीका आपके सामने है, आप इन्हीं फॉर्मूले को, ये आपके इसमें नहीं मिलेंगे बुकलेट में, आप सीधे यहाँ पर देखें। दूसरा तरीका है कि आप लाइन टेक्स्ट के फॉर्म में फॉर्मूला लिखने के बजाय एक चार्ट के थ्रू या फिर एक मैप के थ्रू इन फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूले उतने जितने आपने लाइन के फॉर्म में लिखे और यहाँ पर भी फॉर्मूले उतने, पर इसको हमने एक शेप, एरिया और एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। अब ये सब बातें जो मैप वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी आप रोड पर जाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, वो बहुत बड़े तो होते हैं पर उनमें बहुत छोटा सा एक मैसेज लिखा होता है। कैसा मैसेज? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। और क्या लिखा होता है? होर्डिंग बहुत बड़ा है और उसमें लिखा होता है टीवी हो तो बिको, टीवी हो तो बिको, नहीं तो ना। तो इस टाइप का कुछ मैसेज आपको लिखा है। आप ये सोचिए कि उस बड़े से होर्डिंग में अगर आइडिया सेलुलर चाहता तो अपनी पूरी कहानी लिख देता, अपने पूरे प्रोडक्ट की जानकारी दे देता। अब उसने एक ही लाइन क्यों लिखी कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया? वो इसलिए लिखी क्योंकि अगर वो बहुत सारी बातें इसी में लिख देता तो शायद आप एक लाइन पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपको एक लाइन भी याद नहीं रह पाती। इसलिए उस एक लाइन को याद करवाने के लिए उसने पूरे बड़े से होर्डिंग में एक छोटी सी लाइन लिखी। और तो हम सभी को वो लाइन याद जाती कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, टीवी हो तो भी बहुत ही इस टाइप की आपको बहुत सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। तो ये आइडिया वहीं से हमें मिलता है, हम सब जानते हैं, तो उसको अपनी स्टडी में हम अप्लाई करना नहीं जानते। अगर आप
जो आपके फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को इस तरीके से फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्लियरली याद हो जाएगा, क्लियरली याद हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल है। आप इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक का एक फॉर्मूले सभी नोट करें और उन फॉर्मूले को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ रजिस्टर टाइप के बना सकते हैं बॉक्स की जगह पर, और जो भी, क्योंकि आप ड्राइंग में तो बहुत माहिर होते हैं, बाइबल क्लियर, तो इसलिए किसी भी शेप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन के लिए आप दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, किसी भी कलर का आप यूज कर सकते हैं। तो कलर और अच्छे अच्छे पैटर्न के थ्रू आप एक फॉर्मूले को इस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। लाइन के फॉर्म में लिखने के बजाय आप इसको डायग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि मेन फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख दिया और राइट हैंड साइड ये लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड ये लिख दिया, इसके नीचे ये और ये कुछ फॉर्मूले आपने लिख दिए। और इसके अलावा अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि वास्तव में ये फॉर्मूला है किसलिए, तो ये लाइन के ऊपर जो स्पेस छूटा हुआ है, इस लाइन के ऊपर आप उस फॉर्मूले से रिलेटेड कंडीशन को लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, ये पावर फॉर्मूला, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। क्लियर? इसी तरीके से जो भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, जो भी कंडीशन उस फॉर्मूले से रिलेटेड है, उस कंडीशन को फॉर्मूले में जरूर लिखें। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे फॉर्मूले अपने जनरल फॉर्म में, जनरल कंडीशंस में अप्लाई हो जाते हैं, सभी सिचुएशंस में अप्लाई हो जाते हैं, पर बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऐसे भी मिलेंगे फिजिक्स में जो किसी न किसी कंडीशन के अंदर ही अप्लाई हो सकते हैं। मतलब किसी न किसी कंडीशन को जब क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा तभी उस कंडीशन पर वो कंडीशनल फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप इस तरीके से जब भी फॉर्मूले लिखें तो उसमें फॉर्मूले से रिलेटेड कंडीशन को जरूर मेंशन करें, अदरवाइज फॉर्मूला याद करने का कोई सेंस ही नहीं कि आपने स्मॉल एंगल वाले फॉर्मूले को एक बड़े एंगल्स वाली कंडीशन पे अप्लाई कर दिया, कुछ गलत। तो कंडीशन भी याद रखना बहुत जरूरी है, राइट? ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्मूला नोटबुक आपकी तैयार हो जाएगी। अब इस फॉर्मूला नोटबुक का यूज कैसे करना है वो समझिए। देखिए, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, इनका यूज आपको टाइम टू टाइम रिवीजन के समय करना है। जब भी आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो इनका यूज आपको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए करना है, और फॉर्मूला बुक का भी यूज आपको टेस्ट की प्रिपरेशन से पहले रिवीजन के लिए करना है, जिससे कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा जा सके। और मेरे एग्जाम से पहले भी आपको इन्हीं अपने द्वारा लिखे गए मटेरियल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्लियर? अब बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी आपको बिल्कुल वही मेथड यूज करनी है कि जिस तरीके से आपने अलग अलग टीचर के लिए एक एक रजिस्टर मेंटेन किया है। बिल्कुल यहाँ पर 3 रजिस्टर मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 3 रजिस्टर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यहाँ पर बॉटनी जूलॉजी के लिए एक एक टीचर के लिए एक एक रजिस्टर ही आप मेंटेन करें। पर याद रखना कि मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए कि एक चैप्टर को आपने दूसरे चैप्टर में मिक्स कर दिया। क्लियर? और बायोलॉजी के डायग्राम्स के लिए अलग अलग कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी डायग्राम है आप उसको सुंदर बनाने के लिए या फिर अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिल्कुल एक पिक्चर बनाने के लिए अलग अलग कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने प्रिपेयर किया है, जनरली क्या होता है कि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब एक जो डायलॉग है ना कि घर की मुर्गी दाल बना, कि जो हमने बनाया वो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें मार्केट में जो बुक्स हैं बड़े अच्छे अच्छे कवर वाली, वो बहुत अच्छी लगती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नोट्स हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि उन नोट्स को देखकर आपको पूरी की पूरी क्लास रिकॉल हो जाती है कि इस टीचर ने क्लास में इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझाया। अदरवाइज कोई भी कंसेप्ट ये नहीं बोलता है कि मेरी इंपॉर्टेंस ये, मेरा मतलब ये। आपको उस कंसेप्ट का रियल मीनिंग तभी पता चलता है जब आप उस कंसेप्ट को खुद से समझते हो, टीचर से समझते हो, या फिर अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखते हो, अपनी लैंग्वेज में, तभी वो कंसेप्ट आपके लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट, इसके बाद हम कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हाँ, हर संडे को आपका एक चेकअप कैंप लगता है।
वैसे तो आप डॉक्टर हैं, पर हमें ही आपको हर संडे को चेक करना पड़ता है, और इसे हम कहते हैं वीकली टेस्ट सीरीज या वीकली चेकअप। वीकली चेकअप मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वीकली टेस्ट सीरीज। जो संडे के दिन आपके टेस्ट होते हैं, वास्तव में उन टेस्ट को क्यों लिया जाता है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीकली चेकअप में बताई गई। अब ये वीकली टेस्ट सीरीज के ऑब्जेक्टिव समझने से पहले आप ये जानिए कि टेस्ट आखिर लिए क्यों जाते हैं। टेस्ट मतलब ये वीकली चेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, ये वीकली टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल जितने भी टेस्ट आप देते हैं, टेस्ट मींस एग्जाम, उन सभी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि आप पीएमटी देंगे, आप एआईपीएमटी देंगे, आप एम्स देंगे। आखिरकार ये सारे टेस्ट क्यों होते हैं, ये सारे एग्जाम क्यों होते हैं? तो कोई भी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि उस टेस्ट के थ्रू आपका पूरा चेकअप किया जा सके। अब चेकअप मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, कौन कौन सी बॉडीज आएंगी। इस चेकअप में आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, इस चेकअप में आपका टेम्परामेंट चेक किया जाएगा, इस चेकअप में आपका मेंटल अलर्टनेस चेक किया जाएगा। जैसे कि आपको अभी पीवी सर ने एग्जाम पैटर्न में बताया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताई गई। तो इसका मतलब है एक एग्जाम, एक टेस्ट आपके पर्सनैलिटी के उतने पार्ट्स को चेक कर लेता है कि कहीं आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो एक टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आप उन कमजोरियों को, उन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो ये टारगेट होता है किसी टेस्ट का। मतलब सीधी सी बात हम ये कहें कि एक टेस्ट या एक एग्जाम आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है कि जैसे टेस्ट में आप परफॉर्म करते हो, एक एग्जाम में परफॉर्म करते हो, बिल्कुल वो सीधा रिफ्लेक्शन होता है आपकी पर्सनैलिटी का और आपकी कमजोरियों का भी। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो सीधे आपकी कमजोरियां रिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी कमियां रिफ्लेक्ट होती हैं। तो एक टेस्ट का टारगेट ये होता है कि आप टेस्ट देकर उन कमजोरियों को पहचानें, और पहचानने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ ना करें, आप उन कमजोरियों को पहचानने के बाद उनको रेक्टिफाई करें और अगले टेस्ट में, अगले एग्जाम में उनसे बचें, वो ना हो पाए ऐसा कुछ ट्राई करें। तो इसलिए हर संडे को आपकी वीकली टेस्ट लिए जाए। वैसे तो आप सब डॉक्टर बनने वाले हो, एक बात आप सभी जानते हो, जैसा सर ने कही थी कि एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जब जाता है तो क्या करता है, क्या वो उसकी शक्ल देखकर ट्रीटमेंट लिख देता है कि नहीं ये टैबलेट दे तुम्हारी शक्ल है, या नाम पूछ कर उसको ट्रीटमेंट दे देता है कि तुम्हारा नाम ये, तो यही होगा, बीमारी ये होगी। क्लियर? वो ऐसा नहीं करता है। वो डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे और भी बहुत सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट देखता है कि सबसे पहले ये सारे टेस्ट करवा दिया, फिर उनसे जो रिपोर्ट निकलेगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देगा, आपको मेडिसिन देगा। तो बिल्कुल ये चेकअप भी वही काम करता है कि जब भी आप एक टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपकी रिपोर्ट आती है कि आपकी बॉडी में किस टाइप की कमियां हैं, आपके नॉलेज में किस टाइप की कमी है, आपकी पर्सनैलिटी में किस टाइप की कमी है। तो ये सारी बातें आपको इस टेस्ट के थ्रू समझाई जाती है, इस टेस्ट के थ्रू आपको पता चलती है। अब एक टेस्ट का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी टेस्ट के थ्रू हमें छोटे छोटे टेस्ट, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, फिर कभी 2-3 टॉपिक को मिक्स करके टेस्ट लिए जाते हैं, कभी ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट आप जीटी में होते हैं। तो इनका ये मतलब होता है कि एक सिंगल टेस्ट के थ्रू जो आपका मेन एग्जाम है, मेन जो बहुत बड़ा टारगेट है, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस बड़े एग्जाम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब ये मत सोचिए कि ये जो टेस्ट है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये एक टेस्ट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लेते जाते हैं, अच्छा स्कोर करते जाते हैं, तो आप अपने टारगेट एग्जामिनेशन के बहुत क्लोज पहुंचते जाते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ये एक स्टेप्स हैं। तो टेस्ट का टारगेट होता है कि लंबे सिलेबस को, बहुत बड़ा जो आपका सिलेबस होता है 11th और 12th का,
उस लंबे सिलेबस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में